ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अपना 17 चैप्टर भोसरी नगर से श्रीनगर। ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक और बात बताते हैं कि ये 14 नंबर का चैप्टर हमने 15 चालू कर दिए थे है ना, और 14 चैप्टर जो है आपका हमने नहीं करे थे। हमको शायद ऐसा लगा था कि ये भी कट चुका है। तो ये अगर नहीं कटा है आप लोग एक बार देख लेंगे है ना, खोल के कि कटा है कि नहीं। अगर नहीं कटा है तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एक पहले ग्रामर का चैप्टर चालू करेंगे और फिर 14 चैप्टर कर देंगे, या फिर इसके बाद हम 14 चैप्टर भी आपको पढ़ा देंगे। पहले आज ये शुरू कर देते हैं है ना। भोसरी नगर से श्रीनगर, ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक है डॉक्टर एम.ई. विश्वनाथ अय्यर। ये कहाँ की यात्रा पर गए हैं उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इस यात्रा को जानने से पहले डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर का जीवन परिचय हम जानेंगे। विश्वनाथ अय्यर केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन के बाद केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। वे कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम आचार्य और विभागाध्यक्ष तथा भाषा संकाय के डीन भी रहे। दक्षिण के अनेक विश्वविद्यालयों से संबद्ध रखते हुए उन्हें कई स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए। श्री अय्यर दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार, या आप अंडरलाइन करेंगे है ना। दक्षिण के ये विश्वनाथ अय्यर क्या है? दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार है ना। अनुवाद में इनकी विशेष रुचि है, किसी भी चीज का अनुवाद करते हैं। मलयालम, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी का इन्होंने परस्पर अनुवाद किया। अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन और चिंतन में वर्षों लगे इन्हें है ना। आगे इनके देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं शहर सो रहा है, उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे, ये क्या है? ललित निबंध है। आधुनिक हिंदी काव्य तथा मलयालम काव्य आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर दो ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो ये कहाँ के दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार है और दूसरा इनकी रचना है। अब देखिए, केंद्रीय भाव में हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या दिया गया है ना। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने भारत के एक विशाल छोर कोचीन से श्रीनगर तक की मनोहारी तथा रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है ना। लेखक ने भारत के एक विशाल छोर कोचीन से लेके श्रीनगर है ना, जम्मू कश्मीर श्रीनगर बोलते हैं ना, वहां की रोमांचक और मनोहारी यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान हिमालय का पर्वतीय सौंदर्य, छोटे बड़े हरे मैदान, डल झील के शिकारे है ना, और प्राकृतिक मनोहारी दृश्य शिकारे तथा दृश्य पर्यटकों को अभिभूत करते हैं है ना, यानी कि बहुत अच्छे लगते हैं। शिकारे मतलब कि जिसमें घर बना हुआ हो और नाव जो है नाव में ही घर बना हुआ हो। इस आवरण इसको बोलते शिकारे। तो इस अवर्णनीय अद्वितीय आनंद को स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। स्वयं अनुभव करके मतलब जब हम वहां जाएंगे और आनंद लेंगे तभी हम अनुभव बता सकते हैं। सहयात्रियों के आत्मिक व्यवहार का सहज स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। हाँ, तो देखिए अब यात्रा शुरू हो रही है लेखक की। विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। एक तो ऊपर हिमालय और नीचे कन्याकुमारी, ऊपर कन्याकुमारी नीचे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंदहास से हमें चकित करती है। मंदहास यानी छोटी धीमी हंसी, मंद यानी धीमी, सागर की तरंगे ऐसा लगता है धीमी हंसी से हंस रही है। सागर के झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले तो कितना अच्छा हो। यानी कहते झाग मतलब जो फेस चलता है ना, ज्यादा तेज मतलब जो लहरें आती होगी तो उसमें झाग आ जाता है। यात्रा साहित्य में भी कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती है कि क्यों ना हम भी एक बार यात्रा करके आ जाए है ना। आगे देखिए, ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। यानी कहा कि ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपन बोलते ना अब जो भाग्य में होगा देखेंगे, या जब होगा समय तो जाएंगे देखने। तो वैसे ही जो वो सोच रहे थे लेखक, तो उनकी मन को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर ने उन्हें यात्रा करने भेज ही दिया। उसने कश्मीर को सचमुच देख लेने का सुयोग दिया और एक दिन भोसरी कोचीन मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। मतलब तैयारी कर ली, जैसे अपन लोग सोचते हैं कि कभी यहाँ जाएंगे घूमने के लिए और उसके बाद हम उसकी तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर जाने के लिए तैयार हो जाते। तो वैसे ही लेखक भी यात्रा करने के लिए तैयार हो गया।
कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है, यानी कश्मीर का नाम सभी भारतीय लोगों को अच्छा लगता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है ना, यानी स्वर्ग है तो कहीं कहाँ पर है, कश्मीर में। कहा जाता है आज जहाँ घाटी है वहां पहले सतीसर झील थी, है ना, जो पर्वतों की बर्फ के पिघलने से बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर शासकों की गाथाएं मिलती है। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू पहुंचा, जम्मू कश्मीर। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था, यानी जोश से भरा हुआ। प्रभाती पवन में चुभन भरी शीतलता थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। बाप रे, मैंने सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, पर क्या हुआ, 12 घंटे की, तो मन बहुत डर लगने लगा। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भरी पत्थरों से लुढ़क कर गिरने की संभावना, दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल में बहती चिनाब की तीव्र धारा में गिर जाने का भय, मतलब जो गहरी घाइयां हैं उसमें गिर जाने का डर भी था। वैसे पहाड़ी पथ पर चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है। कालीकट एवं कैंटूर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोट्टायम से तक्कड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है, नहीं पहाड़ी रास्ता, इसलिए लेखक को डर लगने लगा। वहां कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर लगता है, यानी इक्के दुक्के यानी 1-2 जंगली हाथियों का भी डर लगता है। तो हिमालय की गोदी में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र नहीं है। आगे देखिए, रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में भी कृषक जीवन बिताते हैं, है ना, कि वो खेती का काम करते हैं, जंगल में मंगल करते हैं, यानी जंगल में ही खुशियां मनाते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं, कस्बे मतलब गाँव से बड़े, दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं, है ना, शहर ही मानते देहात के लोग। चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते और जहाँ जहाँ थोड़ा सा विश्राम, नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर है, समझ में नहीं आ रहा था, है ना, स्थानीय भूगोल की जानकारी नहीं थी, इस कारण समझ नहीं आ रहा था कि कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा। जलपान मतलब नाश्ता करने में अधिक समय लगा, तो कुछ देर चहलकदमी करे, कुछ देर मनोरंजन भी करे कहते हैं। आगे देखिए, छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकता में कर देती है। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़े। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्य शक्ति ने इसे दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, विचारों में डुबकी लगाए, यानी सोचते हुए। पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग कब हमने पार कर ली, है ना, जहाँ से गाड़ियां जाती है। अब बस उतार पर चलने वाली लगी, यानी कि पहाड़ियों से उतरकर सुरंग से चलकर आगे बढ़ गए और नए समतल स्थान कांजीकुंड पहुंचे। कांजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे, है ना। तो आज हम यहाँ पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। अब आगे जो क्या हुआ वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। आप जितना हमने पढ़ाए हैं जीवन परिचय और ये, इसको आप लोग एक बार घर में पुनः पढ़ेंगे
और उसके बाद हम कल जो है आधा जो इसका बचा हुआ भाग है उसको हम आपको कल समझाएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।